उद्योग। तो आज़ादी के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में की गई थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। भारत में जो लाइसेंसिंग की आवश्यकता से युक्त आयोग थे वो अल्कोहल युक्त हो गए, और तंबाकू, सिगार और सिगरेट वाले जो उद्योग हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस तथा रक्षा उपकरण। दूसरा है डी नोटिंग, फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज, गन पाउडर, नाइट्रोसेल्यूकोज, माचिस सहित उद्योगों पर लाइसेंस चाहिए, और खतरनाक मतलब रसायन बनाने के लिए भी लाइसेंस चाहिए होता है। भारत में औद्योगिक नीति 1956 में लाई गई थी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, सहकारी क्षेत्र का विकास तथा निजी एकाधिकारों पर कंट्रोल जैसे उद्देश्य शामिल किए गए थे। 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योगों की 4 श्रेणियां बनाई गई थी, जिसको 1956 में घटा के 3 कर दिया गया था। फिर 1973 में दत्त समिति आई और इसके आधार पर संयुक्त क्षेत्र का गठन किया गया था। फिर 1980 में औद्योगिक नीति आर्थिक संघवाद की धारणा से प्रेरित थी और कृषि पर ज़्यादातर फोकस था। फिर इसके बाद 1991 में भी नई औद्योगिक नीति आई, जिसमें मिली उदारवादी कदमों को बढ़ाया गया था और 5 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर सभी का निजीकरण किया जा सकता था और लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। नई औद्योगिक नीति में निजीकरण और उदारीकरण प्रमुख है। सरकारी क्षेत्र के लिए जो आरक्षित उद्योगों की संख्या है वो 2 है। पहला तो परमाणु ऊर्जा और दूसरा है रेलवे परिवहन। कंपनियां कई तरह की होती है। नवरत्न कंपनियां, महारत्न कंपनियां और मिनी रत्न कंपनियां। नवरत्न का दर्जा केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में हुई थी और अभी ये 9 कंपनियां हैं जिनको ये मतलब कि नवरत्न का दर्जा प्राप्त था। नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 और मिनी रत्न श्रेणी 2 में से किसी का दर्जा प्राप्त हो। पिछले 5 वर्षों में से 3 वर्षों में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रणाली के तहत उत्कृष्ट या बहुत ही अच्छा प्रदर्शन या रेटिंग प्राप्त हो। छठा क्या है कि चयनित एवं 6 चयनित निष्पादन मानदंडों में 100 में से 60 या उससे अधिक का स्कोर प्राप्त किया गया हो। इसके अलावा ये मानदंड हैं क्या? ये मानदंड ये हैं कि कुल शुद्ध पूंजी कितनी है, निवल मूल्य के अनुपात कितने हैं, कुल श्रम शक्ति कितनी लगी हुई है और प्रति अंश आय क्या है, अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन क्या रहा है, और नवरत्न कंपनियों को 1,000 करोड़ या परियोजना के कुल मूल्य का 15% तक बिना सरकार की मंजूरी के निवेश करने की स्वायत्ता प्राप्त होती है। और अभी तो 13 नवरत्न कंपनियां हैं जिनका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, जो कि बेंगलुरु में है। फिर कंटेनर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंजीनियर कॉरपोरेशन लिमिटेड, फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन NBCC, नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड NLCL, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC, रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SCI लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड जिसको ONGC विदेश लिमिटेड कर सकते हैं या फिर OBL भी कहते हैं। तो भेल का जो है मुख्यालय बेंगलुरु है। कनकोर का जो मुख्यालय है नई दिल्ली है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का बेंगलुरु। MTNL महानगर टेलीफोन न्यू दिल्ली। एल्युमिनियम कंपनी भुवनेश्वर। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन न्यू दिल्ली। लिग्नाइट कॉरपोरेशन NLCL चेन्नई। डेवलपमेंट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हैदराबाद। रेल विकास निगम पता नहीं। राष्ट्रीय इस्पात निगम विशाखापत्तनम। और शिपिंग कॉरपोरेशन मुंबई। ऑयल नेचुरल गैस न्यू दिल्ली। महारत्न कंपनियां। 2009 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए महारत्न दर्जे के सृजन का निर्णय किया था और पहली बार 4 सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न का दर्जा दिया गया था NTPC, ONGC, IOC एंड सेल। लेकिन वर्तमान में अभी 13 महारत्न कंपनियां हैं और इनका मापदंड क्या है कि वो नवरत्न दर्जा प्राप्त हो, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, 25,000 करोड़ या इससे अधिक का टर्नओवर हो
और वो अपने मन से ही 500 करोड़ रुपया कहीं भी खर्च कर सकता है। और औसत नेटवर्थ जो होगा लगभग 15,000 करोड़ या उससे अधिक हो विगत 3 वर्षों में। अब देखते हैं भारत की महारत्न कंपनियां कौन है। एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, आईओसी, सीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, गेल जो कि है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली, बीपीसीएल भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई, एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई, पीजीसीआईएल यानी कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया नई दिल्ली में है, पीसीएफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ये भी न्यू दिल्ली में है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आरईसी रूरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन नई दिल्ली, और ओआईएल यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड दुलियाजान। इसके अलावा जो एनटीपीसी न्यू दिल्ली मुख्यालय है, ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून है, बाकी सबका मुख्यालय नई दिल्ली है, कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता है और भेल का न्यू दिल्ली। 1976 को ब्रह्म सेल यानी कि बुमरा सेल को भारत सरकार ने अधिग्रहण कर भारत रिफाइनरी लिमिटेड बना दिया और 1977 को भारत रिफाइनरी लिमिटेड का नाम बदल के भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कर लिया गया। सितंबर 2017 में इसको महारत्न का दर्जा मिल गया। मिनी रत्न क्या है? मिनी रत्न योजना का प्रारंभ अक्टूबर 1997 में हुआ था। इसमें 2 वर्ग हैं, मिनी रत्न 1 और 2। मिनी रत्न 1 में क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी कंपनियां जिन्होंने विगत 3 वर्षों में लाभ अर्जित किया हो और नेटवर्थ जो है वो धनात्मक रही हो, मिनी रत्न 1 की श्रेणी में जोड़ दी जाती है। मिनी रत्न 1 सरकार की अनुमति के बिना 500 करोड़ रुपया या अपने शुद्ध मूल्य के बराबर में से जो कम हो खर्च कर सकती है। मिनी रत्न 1 कंपनियों की संख्या 62 है। मिनी रत्न 2 कंपनियां अपने शुद्ध मूल्य का 50% तक अथवा 150 करोड़ रुपए में जो भी कम हो तक खर्च कर सकती है और ऐसी कंपनियां 11 हैं। कपड़ा उद्योग भारत की कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करता है। देश की कुल रेशम उत्पादन का आधे से कुछ अधिक भाग अकेले कर्नाटक में ही उत्पादित किया जाता है। भारतीय ट्रैक्टर उद्योग संसार का सबसे बड़ा उद्योग है। भारत हर साल लगभग 79,000 ट्रैक्टर को निर्यात करता है और दूसरा है कि वैश्विक उत्पादन का 1/3 हिस्सा है। लघु और कुटीर उद्योग 1977 ईस्वी। तो जिला उद्योग केंद्र की स्थापना की गई थी 1977 ईस्वी में। इस समय देश में 442 जिला उद्योग केंद्र है। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग के लिए ही बना था। निजीकृत की गई सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति निजी क्षेत्र की जिस कंपनी को बेचा गया है, जैसे कि मॉडर्न फूड इंडस्ट्री सार्वजनिक कंपनी थी और इसको बाद में बेच के हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। बाल्को को बेचा गया है स्टारलाइट इंडस्ट्रीज़ को। सीएमसी बेचा गया टाटा सन्स को। हिंदी टेलीप्रिंटर्स बेचा गया एचएफसीएल को। तो लघु उद्योग विकास संगठन जिसको सीडू कहते हैं, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। ये मेनली नीति उति बताता है और संतुलन का काम करता है। दूसरा है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, ठीक है। तो लघु उद्योग विकास निगम था, ये राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम है। इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया NSIC। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और ये इसका काम है कि किराया क्रय पद्धति पर छोटे उद्योगों का हेल्प करना, मशीनरी उपलब्ध कराना। इन दोनों के अतिरिक्त देश में 3 राष्ट्रीय स्तर के उद्यमशीलता एवं लघु विकास संस्थान है। पहला तो भारत उद्यमशीलता संस्थान गुवाहाटी में जो है, भारतीय उद्यमशीलता एवं लघु विकास व्यापार संस्थान नोएडा, फिर है राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान जो कि हैदराबाद में है। फिर इसके बाद आ जाते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसको सिडबी कहते हैं। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, लखनऊ में हुआ था। भारत सरकार का शेयर इसमें 20.85% है और 22 अन्य संस्थाओं या नियंत्रण सरकार के पास है। इसका कार्य क्या है? समन्वय करना। औद्योगिक रुग्णता मतलब क्या होता है कि किसी कंपनियों की रुग्ण औद्योगिक कंपनी तब कहा जाएगा जब विगत 4 वर्षों में से किसी भी एक या अधिक वर्षों में वित्तीय वर्ष के अंत में इसकी संचित हानि जो रही है इसके नेट वर्थ का 50% या उससे अधिक हो गया हो।
अथवा जो लगातार 3 महीनों तक अपने ऋणदाताओं को पैसा नहीं दे पा रहा है तो वो कंपनी हो गई। मेक इन इंडिया कार्यक्रम भी बीच में बना था जो कि 2014 में स्टार्ट किया गया था। 1985 में इसी से निपटने के लिए नारायण दत्त तिवारी समिति की सिफारिश में रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम सीका पारित किया गया था। और फिर 1987 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड PIFR की भी स्थापना की गई जो कि 1987 से प्रभावी भी रही है। लेकिन 1993 में ओंकार गोस्वामी समिति ने BIFR को ख़त्म करने का बोला और बालकृष्ण इराडी ने भी इसको ख़त्म करने को कहा। राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की स्थापना का सुझाव दिया। NCLT क्या है कि रुग्ण कंपनियों को जांच करती है और उसका बेहतर से बेहतर क्या व्यवस्था और निवारण कर सकता है वो करता है, और या तो उसका विलय हो सके तो उसका भी व्यवस्था करता है। आर्थिक बिक्री या सकल प्राप्ति से 0.5% से 1% से ऊपर कर हो। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना संविधान के विशेष अधिनियम द्वारा जुलाई 1948 ईस्वी में की गई थी। IFCI का उद्देश्य निजी तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को दीर्घकालीन या फिर मध्यकालीन साख उपलब्ध कराना है। ICICI का अर्थ क्या है कि भारतीय औद्योगिक साख तथा निवेश निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत। ICICI का कार्य क्या है कि निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले जो उद्यम है उसके स्थापना, विकास, आधुनिकीकरण में सहायता प्रदान करें। औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थान सबसे ऊंचा है और वर्ष 2022 से लेकर 23 में औद्योगिक क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 27.6% का योगदान रहा है एवं कुल कार्यबल का 17% लोग यहीं पर कार्य करते हैं। श्रम ब्यूरो, तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो की जो स्थापना हुई थी 1946 में की गई थी। इसका मुख्यालय शिमला और चंडीगढ़ में है। VV गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान का मुख्यालय नोएडा में है और केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय जो है वो नागपुर में मौजूद है। औद्योगिक क्षेत्र में GVA का विकास दर 4.1% रहा है, जबकि कृषि का विकास 3.5% और सेवा क्षेत्र का विकास 9.1% रहा है। भारतीय दिवाला एवं शोधन व क्षमता बोर्ड की स्थापना 2016 में की गई थी। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए औद्योगिक लाइसेंस चाहने वाली कंपनी के लिए रक्षा क्षेत्र में स्वचालित रूट के माध्यम से 74% निवेश कर सकता है और या फिर किसी में 100% तक भी निवेश कर सकता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस वाला कुछ क्षेत्र हो तो उसमें FDI 100% तक हो सकती है और दूरसंचार सेवा संचालित मतलब रूट हो तो वहाँ भी सरकार मतलब FDI 100% तक हो सकता है। विदेशी व्यापार एवं भुगतान संतुलन, तो ये जो होता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की देखरेख में होता है। विगत वर्ष 2022-23 में कुल निर्यात में लगभग 13.84% की वृद्धि रही, जो कि एक सकारात्मक वृद्धि है और ये $770.18 बिलियन मूल्य का निर्यात हासिल किया है, जिसमें माल निर्यात $447 बिलियन का था और सेवा निर्यात जो है वो $322.72 बिलियन का था। इसमें जो माल निर्यात में 6.03% की वृद्धि हुई थी और सेवा निर्यात में 26% की लगभग वृद्धि हुई। 2022-23 में भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था वो अमेरिका था और अमेरिका से जो निर्यात होता है वो $78.31 अरब का होता है, ठीक है। और अमेरिका से आयात जो होता है 16% की वृद्धि हो गई है, $50.24 अरब का हो गया है। अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष जो है $25 बिलियन का है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो व्यापारिक साझेदार है वो चीन है। भारत चीन व्यापार में 1.5% की गिरावट हुई है और अब ये $113 अरब का हो गया है, $113 बिलियन का हो गया है। भारत चीन 2022-23 में निर्यात में इतनी प्रतिशत की गिरावट हुई है
और 15.32 अरब डॉलर का ये रह गया है, जबकि आयात इतने की वृद्धि हुई है और 98.51 बिलियन डॉलर का हो गया है। भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा का है और ये घाटा 83.2 बिलियन डॉलर का है। संयुक्त अरब अमीरात 76.16 बिलियन डॉलर के साथ भारत का तीसरे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और व्यापार घाटा अभी 266.78 बिलियन डॉलर का हो गया है, जो कि 39% अधिक है। भारत में 2022 से 23 में भारत के जो शीर्ष 5 निर्यातक देश हैं वो हैं यूएसए, यूएई, चीन, बांग्लादेश और सऊदी अरब। और जो सबसे बड़ा आयातक देश है उसमें है चीन, यूएई, यूएसए, रूस और सऊदी अरब। और वर्ष 2022 से 23 में भारत के शीर्ष 5 आयात कौन कौन से हैं? तो क्रूड पेट्रोलियम, दूसरा सोना, कोयला, हीरा और पेट्रोलियम गैस। भुगतान संतुलन खाते के 2 भाग होते हैं। पहला तो एक चालू खाता, दूसरा पूंजी खाता। चालू खाता में क्या आ जाता है कि आयात, निर्यात, उद्देश्य मद जैसे कि बीमा, परिवहन, पर्यटक, उपहार इत्यादि। और पूंजीगत खाते में क्या आ जाता है? ऋणों की प्राप्तियों वो अदायगी, करेंसी लदान, स्वर्ण हस्तांतरण इत्यादि। भुगतान संतुलन को सुधारने का प्रयास आरबीआई के द्वारा 1994 में किया गया था। और विदेशी निवेश क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एफडीआई। 2023 में जो एफडीआई था 71 बिलियन डॉलर का रहा था, जिसमें प्रथम स्थान पे सिंगापुर, फिर दूसरा स्थान पे मॉरिशस, यूएसए, यूएई और नीदरलैंड का रहा है। जिसमें से कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लगभग इतने बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रभाव रहा है। सबसे ज़्यादा जो एफडीआई का प्रभाव होता है महाराष्ट्र में, दूसरे स्थान पे कर्नाटक है। विदेशी कर्ज भारत का लगभग 624 बिलियन डॉलर का है, जो कुल घरेलू उत्पाद का 18.9% है। विदेशी मुद्रा भंडार की बात की जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं। आरबीआई के जो स्वर्ण भंडार हैं, दूसरा है सरकार की जो एसटीआर राशि है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ में रिजर्व ट्रांसपोजिशन जो भी है एक, तो वो भारत का जो ये विदेशी मुद्रा भंडार है 609 बिलियन डॉलर का है। व्यापारिक संगठन की बात करें तो सबसे पहला नाम आईएमएफ का होता है, जिसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1947 में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। इसमें टोटल 189 सदस्य हैं। आईबीआरडी का मतलब होता है पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। इसकी सदस्यों की संख्या भी 189 है। गेट क्या है? गेट है प्रशुल्क और व्यापार पे सामान्य समझौता, जो कि 1948 से शुरू हुआ था। इसके बाद करते हैं डब्ल्यूटीओ की बात। तो गेट का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया और इसके बदले डब्ल्यूटीओ आ गया था 1995 में। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और इसमें 164 सदस्य हैं। अफगानिस्तान इसका लास्ट सदस्य है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन डब्ल्यूटीओ की सर्वोच्च संस्था है। आयात निर्यात के लिए वित्त व्यवस्था हेतु भारत में शिखर संस्थान निर्यात आयात बैंक भी है एक, जिसको एग्जिम बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई थी।